हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी विषय में भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। और भूगोल में हम लोग जो पिछली क्लास में जो बातें पढ़ चुके थे, देख चुके थे, उसके आगे की चीज़ें देखेंगे। यानी अब हम लोगों को अपनी पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है और उससे संबंधित जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं उनको भी हमको देखना है। तो आज की क्लास को देखने के बाद या पिछले जो 4-5 क्लासें मैंने भूगोल में पढ़ाई हैं, तो इन सब क्लास को आप जब देख लेंगे उसके बाद आप इस साल का जनवरी 2024 का जब क्वेश्चन पेपर सीटेट का उठाकर देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इतनी 4-5 क्लासेस करने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखा जाए कि हम लोगों को अब पृथ्वी के बारे में किस प्रकार से कैसे कैसे अध्ययन करना है। तो आज के जो क्लास के पढ़ने का जो टॉपिक है वो है हमारी पृथ्वी, यानी पृथ्वी को ग्लोब के रूप में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम एक ग्लोब के माध्यम से अपने पृथ्वी को देखते हैं, समझते हैं, और फिर किस प्रकार से ग्लोब के माध्यम से ही हम दो काल्पनिक रेखाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो आइए चलिए देखा जाए इन सभी के बारे में क्रमवाइज। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। हाँ देखिए, जैसा कि आज की क्लास का टॉपिक क्या है, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। यानी हम लोगों को ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी को समझना है और फिर उन्हीं ग्लोबों पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं उनको भी समझना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी स्थान की स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए और किसी स्थान के समय को पता लगाने के लिए। चलिए आइए देखा जाए। देखिए, जैसा कि आप लोग बहुत सी कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी जो है पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं, ठीक है। यानी ये देखिए, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव पर क्या है, थोड़ी सी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई। ये अभी मैं आप लोग को ग्लोब के माध्यम से दिखाऊंगा। यानी हमारी पृथ्वी जो है इस प्रकार से, यानी देखिए ऊपर और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा चिपटा हुआ है और मध्य में उभरी। ठीक, पृथ्वी की जो ये आकृति है इसको कहा जाता है भू-आभ। भू-आभ यानी इंग्लिश में इसको कहा जाता है जियोइड। जियोइड का मतलब होता है कि पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, कहा जा रहा है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती है। तो कल्पना कर सकते हैं हम लोग कि जब इस प्रकार का आकार होगा तो कैसे दिखती होगी। तो उसको देखने के लिए मैंने आप लोगों को चित्र भी दिखाया था पिछली क्लासेस में। आज देखिए, हम लोग पृथ्वी को कैसे दिखती है इसके बारे में जानने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, ग्लोब को देखना पड़ेगा। देखिए, ये ग्लोब है, इसमें हम देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए, ग्लोब के माध्यम से देखिए ऊपर वाला जो दोनों हिस्सा है वो चिपटा हुआ है और मध्य में उभरा हुआ है, और देखिए थोड़ी सी झुकी हुई है। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 अंश क्या हुई है, झुकी हुई। ठीक है, यानी ये अपने जिस कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाती है उस पे 66.5 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, जब इन दोनों कोणों को आप जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। यानी इस प्रकार से जैसे देखिए कोण जो होता है 90-90-90-90 है ना, तो ये जब मिला के 360 होता है। यानी हमारी पृथ्वी जो है थोड़ी सी झुकी हुई, यानी पूरी तरह से 90 अंश के कोण के हिसाब से सीधी नहीं। ठीक है, देख लीजिए ये आकार है। अब देखिए इसमें क्या है कि इस तरह से लगाया गया रहता है कि हम इस अपनी पृथ्वी को घुमा के देख सके। जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, चक्कर लगाती है, जब हम पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे पृथ्वी को घुमाएंगे तो हमको हर जो पृथ्वी पे जितने भी स्थान स्थित है वो क्रम वाइज हमको दिख जाए। यही कारण है कि हमारे
पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर देखिए दिन होता है, कुछ स्थानों पर रात होती है, कुछ स्थानों पर दोपहर होता है। तो ये यही कारण है कि जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है हमें वैसी स्थिति देखने को मिलती। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। ग्लोब देखिए होता क्या है। देखिए कहा जाता है कि ग्लोब पृथ्वी का ही एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। ठीक है, यानी पृथ्वी का एक मॉडल होता है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी को जानते हैं, समझते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि ग्लोब देखिए विभिन्न प्रकार के और विभिन्न आकार के हो सकते हैं। कुछ ग्लोब बहुत बड़े होते हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, यानी वो जहां रखे गए रहते हैं वहीं फिक्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ ऐसे भी छोटे छोटे ग्लोब होते हैं जिनको हम लोग पॉकेट में रख लेते हैं। देखिए बहुत सारे आजकल गिफ्ट आइटम आते हैं जिसमें देखेंगे आप छोटे छोटे ग्लोब बना के रखे गए। अब कुछ ऐसे भी ग्लोब होते हैं देखिए जो गुब्बारे के रूप में होते हैं, यानी उसमें हवा भर देंगे तो ग्लोब हो जाएगा, फिर उसमें हवा निकाल लेंगे उसको अपने पॉकेट में भर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं। तो ये इस प्रकार के ग्लोब है। और ये जो छोटे ग्लोब होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है, ये देखिए आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए। इनका उपयोग किस लिए होता है? भूगोल विषय को पढ़ते समय पृथ्वी के बारे में या पृथ्वी पर स्थित स्थानों का अध्ययन करना। देखिए ग्लोब स्थिर नहीं होते, यानी ग्लोब आप जब हाथ में पकड़ेंगे तो घूमता रहता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि हमारी पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। इनको उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जिस प्रकार से कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। देखिए जैसे कुम्हार अपने पहियों को घुमाता है और जिस प्रकार हम लोग लट्टू नचाते हैं तो उस प्रकार से पृथ्वी घूमती है और उसी प्रकार से हम ग्लोब को भी घुमा सकते हैं। पृथ्वी हमारी जो है वो अपने अक्ष यानी धुरी पर घूमती है, जिसको हम कैसे जान सकते हैं? ग्लोब के माध्यम। ग्लोब पर देखिए देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, यानी ग्लोब के माध्यम से हम जो पृथ्वी पर स्थित स्थलाकृतियां हैं उनको देख सकते हैं। आगे देखिए, अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि कुछ प्रयोग करके सीखने के लिए कैसे हम समझेंगे। तो कहा जा रहा है कि एक आलू लीजिए या एक गेंद लीजिए। ठीक है, गेंद ठोस होनी चाहिए, उसमें क्या करिए कि सलाई जो होती है जिसमें स्वेटर जिससे बुना जाता है उस सलाई को उसमें आर पार कर दीजिए और उसके बाद इस सलाई के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको पकड़ के और उस आलू या गेंद को घुमाइए, तो जो हमको हमारी पृथ्वी की तरह या ग्लोब की तरह ही आपको दिखे। ठीक है, तो ये प्रयोग करके बताया गया है कि बच्चे जो पढ़ते हैं क्लासेस में, छोटे क्लास में, उनको इस प्रकार से प्रयोग करने के लिए बताया जाता है। ठीक, देखिए अब देखिए पृथ्वी या ग्लोब पर स्थानों का निर्धारण कैसे, ये हम कैसे जानते हैं? देखिए तो पहला तरीका क्या है कि जब कोई स्थान स्थित होता है और उसके बगल में कोई स्थान होता है तो हम उस स्थान के सापेक्ष उस स्थान का नाम बता देते हैं। जैसे देखिए हमारे घर का एड्रेस भी हमको किसी को बताना होता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, नियरेस्ट लोकेशन एक बता देते हैं या कोई पॉपुलर या लैंडमार्क बताते हैं कि इस मंदिर के बगल में, इस गली के कोने पर, इस प्रकार से बताते हैं। तो उसी प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी स्थलाकृतियों के बारे में भी जानकारी जब हमें दी जाती है तो कहा जाता है कि इस पहाड़ के बगल में, इस पर्वत के नीचे, है ना, इस प्रकार। उसी प्रकार देखिए जैसे जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं तो उस स्थान की स्थिति को सापेक्षिक स्थिति यानी रिलेटिव लोकेशन कहा। देखिए भी मैंने बताया आपको, तो हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन ना बता के उसका लैंडमार्क बता देते हैं, कोई प्रसिद्ध स्थान बता देते हैं, तो जब कोई व्यक्ति जाता है उस स्थान पर पहुंच जाने के बाद आपका पता पा जाता है, यानी किसी से पूछ लेगा वो जान जाता है। ठीक, तो इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं सापेक्षिक। देखिए कभी कभी इसका इस्तेमाल देखिए कुछ छोटे छोटे देशों को या कुछ ऐसे ऐसे स्थानों को बताने के लिए किया जाता है जो मैप में आसानी से नहीं ढूंढे जा सकते हैं, उनको ढूंढने में थोड़ा समय लगता है। तो उसी प्रकार के देखिए एक उदाहरण बताया गया है कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। यहाँ श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई। देखिए जब श्रीलंका को दिखाना होगा तो कोई भी आदमी कहेगा कि भारत के दक्षिणी हिस्से में श्रीलंका स्थित है
और भारत के भूभाग से थोड़ा सा अलग है, नहीं तो लगता है कि एकदम सटा हुआ है, तो इससे कोई भी ढूंढ लेगा। ठीक, अब देखिए, जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के आधार पर करते हैं तो उस स्थिति को हम कहते हैं उस स्थान की वास्तविक स्थिति। देखिए, जब हम किसी से कुछ न पूछे, केवल आपका पता जान जाए और डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस स्थान की लोकेशन जाननी हो। जैसे आप लोग देखिए गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल में, तो उसमें देखते हैं कि जब आप किसी स्थान की लोकेशन उस पर डालते हैं तो वो एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन किस आधार पर दिखाता है, वो आपको अक्षांश और देशांतर के आधार पर दिखाता है। और जब आप उसके आधार पर जाएंगे तो आप उसी स्थान पे पहुंच जाएंगे, उसमें आपको किसी लैंडमार्क को खोजने की जरूरत नहीं होगी। जैसे देखिए, आप लोग कोई ऑनलाइन सामान मंगाते हैं या फिर कहीं किसी राज्य में या किसी शहर में जाते हैं, तो ओला उबर वाले जो होते हैं, जो कार वाले होते हैं, बाइक वाले होते हैं, वो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। केवल वो आपसे आपका एड्रेस पूछते हैं और उसके बाद वो आपको एकदम एग्जैक्ट लोकेशन तक ले जाकर छोड़ देते हैं। तो ये कैसे संभव होता है, तो वो जब संभव होता है किसी स्थान की वास्तविक स्थिति की जानकारी के आधार पर। और किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का जो निर्धारण किया जाता है, देखिए पृथ्वी पर, वो किसके आधार पर किया जाता है, कुछ काल्पनिक रेखा जाल के द्वारा किया जाता है। और इन काल्पनिक रेखा जाल को क्या कहा जाता है, अक्षांश और देशांतर। यानी अक्षांश और देशांतर जो है काल्पनिक रेखाएं होती हैं, एक जाल की तरह होती हैं। इन्हीं के आधार पर हम किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण करते हैं। ठीक, एक्चुअली कोई रेखा खींची नहीं गई है, लेकिन ये कल्पना की गई है, तो उसी के आधार पे हम पता लगाते। फिर देखिए, अब देखिए अक्षांश कहते किसे, अक्षांश होता है। देखिए, कहा जाता है कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। कहा जाता है कि पृथ्वी का एक काल्पनिक अक्ष है जिसपे वो घूमती है, और यह अक्ष देखिए पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है तो यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। कभी पृथ्वी दक्षिणी ध्रुव की तरफ उसका एक हिस्सा रहता है, तो कभी उत्तरी ध्रुव के पास पहुंच जाता है। ठीक, फिर देखिए, पृथ्वी लगभग गोल आकार की है, अतः इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं है जहां से किसी स्थान की दूरी मापी जा सके। कहा जाता है कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल है, तो इस पे कोई ऐसा स्थान फिक्स नहीं है जहां से आप उसको केंद्र मान के और कह सकते हैं कि यह स्थान यहां से इतना दूर है, क्योंकि पूरी तरह से गोल है। ठीक है, अब देखिए, किंतु पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में दो ऐसे बिंदु है जहां से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगा है। लेकिन पृथ्वी के बीच में इधर उधर कोई बिंदु नहीं, लेकिन दो बिंदु ऐसे हैं जो पृथ्वी के ऊपर और नीचे हैं। इनको बिंदु मानकर और उसके आधार पर किसी स्थान की स्थिति का हम पता लगा सकते। अब देखिए, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है, और यह पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे। यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे देखिए, एक ऐसी काल्पनिक रेखा मानी गई है जो पृथ्वी के एकदम मध्य से खींची जाती है, और कहा जाता है कि इस रेखा के द्वारा पृथ्वी दो बराबर भागों में बट जाती है। जो इसके ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला होता है उसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। आगे देखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी का जो हिस्सा होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक, आप देखिए, किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की जो दूरी होती है उसको कोणीय माप जो होता है उसी को कहा जाता है अक्षांश। यानी भूमध्य रेखा के ऐसे देखिए, भूमध्य रेखा हो गई ये बीचों बीच। अब यहां से जिस स्थान का जो कोणीय दूरी होता है, यानी हम देखिए क्या करते हैं
कि यहाँ से यहाँ का जो कोण है कितना है 90 अंश है। तो 90 अंश में कहाँ से शुरू होगा, ये 0 हो गई, और 0 से जब शुरू होगा तो 1 2 3 4 करते करते कहाँ पहुंच जाएगा 90 अंश। यानी जब यहाँ कोई पहुंच जाएगा या कोई चीज पहुंच जाएगी तो कितने अंश का कोण बनेगी 90 अंश का। तो इसी के आधार पर हम लोग अंश के रूप में मानते हैं, यानी कोण के आधार पर। ठीक, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कोण की तरह अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। यानी भूमध्य रेखा के चारों ओर ध्रुवों तक जो भी स्थान है, जो भी भाग है, जो वृत्त है, जैसे ये है तो ये जिसको वृत्त के रूप में आपको दिख रहा है, तो जो है इसको क्या कहा जाता है, अक्षांश वृत्त कहा जाता है। यानी अक्षांश रेखाओं के द्वारा वृत्त का निर्माण होता है। तो ये अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को कहा जाता है अक्षांश। देखिए कहा जाता है कि ये वृत्त आपस में एक दूसरे के समानांतर होते हैं। जैसे देखिए मैं आपको इसमें अभी ग्लोब दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ऐसे खींचे देंगे, ऐसे जो अक्षांश रेखाएं होंगी वो देखिए क्या हो जाएंगी, ऐसे ऐसे रहती हैं। देखिए इससे क्या होगा कि ये गोल होती हैं, तो एक वृत्त का निर्माण होता चलेगा। अभी आप ग्लोब के माध्यम से देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, यानी समानांतर होते हैं। ठीक, भूमध्य रेखा को शून्य अंश अक्षांश रेखा कहा जाता है, माना भी गया है। और इस रेखा के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की जो कोणीय दूरी होती है पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। यानी पृथ्वी का ये चारों कोण कितना है 360 है, तो एक तरफ का कितना होगा 90 90 90 90, यानी 1/4 होगा। यानी एक तरफ का कितना होगा, इसका 1/4, यानी 360 का 1/4। ठीक, इसी को देखिए, इसका 360 होता है टोटल और इसका 1/4 कितना होगा 90 अंश। ठीक है, तो इसी के आधार पे हम लोग देखिए क्या करते हैं, उत्तरी ध्रुव 90 अंश उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिणी अक्षांश के रूप में दर्शाते हैं। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश और इसके दक्षिण के सभी अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि भूमध्य रेखा के ऊपर भी जाएंगे उत्तर की तरफ तो भी 0 से लेके 90, और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो भी 0 से लेके 90 तक। ठीक है, लेकिन बस अंतर ये रहता है कि वो 0 से लेके 90 उत्तर में है और ये 0 से लेके 90 दक्षिण। ठीक, आगे देखिए, कहा जाता है या माना जाता है कि भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। यानी जब उत्तर दक्षिण जब हम जाएंगे तो यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ अक्षांश रेखा बहुत लंबी है, यानी भूमध्य रेखा बहुत लंबी है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखिए लंबाई क्या हो रही है, घटती चली जा रही, और एक ऐसी स्थिति आएगी जो ध्रुव पर वहां क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई 0 हो जाएगी। ठीक, इसीलिए देखिए क्या कहा जाता है कि भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा, सबसे लंबी यही दिख रही है। देखिए उसके बाद जितनी भी अक्षांश रेखा हो क्या धीरे धीरे छोटी होती चली। देखिए ध्रुवों पर ये रेखाएं मात्र बिंदु रह जाती हैं, अर्थात 90 अंश उत्तरी अक्षांश एवं 90 अंश दक्षिणी अक्षांश की जो लंबाई होती है वो 0 होती है, यानी एक बिंदु के रूप में तो उसकी कोई लंबाई नहीं होती है। ठीक है, तो इस आधार पे आप देखेंगे तो क्या होगा कि लगेगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल कितनी है 90 90 180 और प्लस 1 0 डिग्री, यानी टोटल 181। ठीक है, लेकिन वास्तव में कितनी है 179, यानी मापा कितने को जाता है 179, क्योंकि जो 90 अंश उत्तरी और 90 अंश दक्षिणी है उसकी कोई लंबाई नहीं। ये जो मैंने अभी बताया आपको, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, यदि ग्लोब पर एक एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाए तो इनकी कुल संख्या कितनी होगी 179 होगी, जबकि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है 181। जब हम रेखा खींचेंगे तो हम केवल 179 रेखा खींच पाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि खींच ही नहीं पाएंगे तो उसकी कोई लंबाई भी नहीं होगी। तो रियल में अगर देखा जाए तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं 179। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी तरीके से घुमा फिरा के।
ठीक है। तो आपको यदि पूछेगा कि कितनी अक्षांश रेखाएं हैं तो कितना होगा आपको 181, लेकिन कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं ये जब पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे 179। अब देखिए ग्लोब पर 90 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश ऐसे दो अक्षांश हैं जिनसे अक्षांश रेखाओं का निर्माण नहीं हो पाता क्योंकि ये दोनों अक्षांश बिंदु मात्र रह जाते हैं, यानी ये दोनों बिंदु होते हैं लेकिन इनको अक्षांश माना जाता है जीरो, इनकी कोई लंबाई नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए रेखा कितनी खींची जा सकती है 179। उदाहरण के लिए देख लीजिए, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर नामक स्थान और ब्राजील यानी दक्षिणी अमेरिका में एक स्थान है जिसका नाम है बेलो होरिजेंटो, दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है यानी 20 अंश, लेकिन अंतर क्या है कि एक 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और एक 20 अंश दक्षिणी स्थान पर। इसका मतलब जैसे देखिए ये है हमारी पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के यानी 20 अंश अक्षांश ऊपर, 20 अंश यहाँ, यानी यहाँ महाराष्ट्र में ये है और ये देखिए यहाँ दक्षिणी अमेरिका में यानी 20 अंश, यानी यहाँ पर ये जो ब्राजील का है, दोनों का अक्षांश 20 अंश ही है लेकिन स्थिति क्या है अलग अलग, वो उत्तर में है वो दक्षिण। देखिए चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में। ठीक, आइए देखिए, इसीलिए देखिए कहा जाता है कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ठीक, अक्षांश का माप एक ही है, अंश एक ही है लेकिन स्थिति अलग अलग। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिनको हम लोग जानते भी हैं, जान लेना भी है। विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको हम लोग विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा क्या है, उत्तरी ध्रुव अक्षांश रेखा और दक्षिणी ध्रुव अक्षांश रेखा जो कितनी है 90 अंश। उसके बाद देखिए 4 महत्वपूर्ण और अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं देखिए समानांतर होती हैं तो इसलिए देखिए कोष्टक में समानांतर। उत्तरी गोलार्ध में देखिए कर्क रेखा एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है 23.5 अंश उत्तर। उसी प्रकार से देखिए दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है जिसका माप कितना है 23.5 अंश दक्षिण। फिर देखिए विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है। उसी प्रकार इसके दक्षिण में 66.5 अंश दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। ठीक है, तो ये रही हम लोगों को अक्षांश के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अब देखते हैं हम लोग देशांतर के बारे में, यानी जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए इनका उपयोग क्या होता है कि पृथ्वी पर किसी स्थान या बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ अन्य जानकारी भी आवश्यक है। जैसे देखिए आपने देखा क्या कि 20 अंश अक्षांश बताया जा रहा है, अब इससे एग्जैक्ट पता नहीं लग पाता है कि कौन सा स्थान 20 अंश अक्षांश में कहाँ है। जैसे देखिए जैसे ये मान लीजिए 20 अंश अक्षांश है, ये उत्तर है ये दक्षिण। अब 20 अंश रेखा जो है यहां से लेकर यहां तक पूरे गोल चक्कर में जा रही है, तो 20 अंश पे कोई स्थान स्थित होगा तो इससे कैसे पता चलेगा कि वो एग्जैक्ट कहां पर है। 20 अंश पे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी समस्या को दूर करने के लिए फिर कुछ और रेखाओं को कल्पना करके माना गया और वही रेखाएं क्या कहलाती है देशांतर। जैसे देखिए एक उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और पीलीभीत शहर दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अब देखिए कि गाजियाबाद और पीलीभीत दोनों उत्तर प्रदेश के एक ऐसे स्थान हैं, ऐसे जिले हैं जिनका अक्षांश एक ही है लेकिन स्थिति देखिए अलग अलग है। तो कहा जा रहा है कि उनकी सही स्थिति को जानने के लिए पता करना होगा कि यह स्थान दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम कितनी दूरी पर है। यानी अब क्या होगा कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली कुछ ऐसी रेखाएं भी खींचनी पड़ेंगी जो इन दोनों ध्रुवों को मिला दे। ठीक है, मिला दे, एकदम सीधी नहीं होती है, इस प्रकार से होती है ऐसे ऐसे, यानी क्या करेंगी ऐसे ऐसे मिला देंगे। तो इससे क्या होता है कि किसी स्थान की
जो वास्तविक स्थिति है वो हम आसानी से पता लगा सकते। तो देखिए किसी स्थान की जो वास्तविक स्थिति को पता लगाने के लिए जिस काल्पनिक रेखा का उपयोग किया जाता है वो क्या होती है, देशांतर रेखा। देखिए वह मानक रेखाएं देशांतर रेखाएं कही जाती हैं और इनके बीच की दूरी को भी अंश में मापा, जैसे अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को अंश में मापा जाता है, उसी प्रकार देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को भी अंश में मापा जाता है। ठीक, ये रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार होती है, यानी ये रेखाएं जो होती हैं दोनों ध्रुवों को क्या करती है, ऐसे ऐसे मिलाती हैं, ऐसे ऐसे मिलाती हैं, यानी ये अपने आप में क्या होती हैं, एक अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। जितनी देशांतर रेखाएं होती हैं वो अपने आप में अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम होती जाती है, यानी इनके जो बीच की दूरी होती है, यहाँ देखिए काफी तरह की, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों के नजदीक जाती है इनके आपस में जो बीच की दूरी होती है वो घटती चली जाती है। अक्षांश रेखाओं में आपने क्या देखा कि उनके बीच की दूरी नहीं घटती है, उनकी लंबाई घटती चली जाती है, दूरी वही रहती है, यानी जो अक्षांश रेखा है उसके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, हमेशा समान होती है, इसलिए इसको समानांतर रेखा का है। लेकिन इसकी लंबाई देखिए क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे घटती चली जा रही है, एक समय ऐसा आएगा जो क्या हो जाएगा, शून्य। लेकिन इनका क्या हो रहा है, इनका हो रहा है कि इनके बीच की दूरी जो है वो ध्रुवों पर जाते जाते घटती चली जाती है। ठीक, आगे देखिए कहा इनकी दूरी देखिए, बीच की दूरी शून्य हो जाती है, कहां शून्य हो जाती है, ध्रुवों पर, यानी अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो शून्य हो जाती है ध्रुवों पर, और इनकी जो बीच की दूरी है वो शून्य। ये दोनों ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से स्टेटमेंट देकर पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई ध्रुवों पर जाते जाते शून्य हो जाती है और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी शून्य हो जाती है। किसी बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बन सकता है। ये आप लोग जानते ही हैं कि कोई गोला है और उस पे अधिकतम 360 डिग्री का कोण बन सकता है। यदि 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को खींचा जाए, यानी जो देशांतर रेखाएं हैं उनको इस प्रकार से एक एक अंश के आधार पर खींचा जाए, ठीक है, एक एक अंश के आधार पर खींचा जाए तो क्या होगा, ये कितनी होगी टोटल संख्या इनकी, 360 होगी। और आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है एक चक्कर कितने देर में लगाती है, 360 अंश को घूमने में 24 घंटे लगाती है। तो अभी मैं बताता हूं आपको, देखिए क्या होगा कि एक देशांतर को पार करने में या घूमने में हमारी पृथ्वी कितना समय लगा। 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो गोलों पर कितनी रेखाएं खींची जाएंगी, 360। ठीक, अक्षांश वृत्तों के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर, यानी उनकी बीच में दूरी बराबर होती है, इनकी लंबाई बराबर होती है। ठीक है, आगे देखिए। अतः देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई थी। अब क्या है कि ये सभी एक ही बराबर की होती हैं। ठीक है, अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि कोई स्थान कहां पर स्थित है, तो इस चीज को, इस समस्या को दूर करने, कैसे पहचाना जाएगा कौन सी देशांतर रेखा कौन है, यानी इसकी लंबाई क्या है, समान है। तब इसी समस्या को दूर करने के लिए जो विद्वान लोग थे, जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने क्या किया, एक निर्णय लिया कि इन्हीं देशांतर रेखाओं में से किसी एक को क्या मान लिया जाए, प्रमाणिक मान लिया, यानी जीरो, जहां से सभी देश, जैसे भूमध्य रेखा को जीरो माना गया प्रमाणिक, तो उसके ऊपर वाले अक्षांश को उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण, उसी प्रकार इसमें भी मानना पड़ेगा तभी क्लियर हो पाएगा। तो उसी के लिए देखिए क्या किया गया कि सभी देशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित एक ग्रीनविच वेधशाला, यानी ग्रीनविच में एक ऑब्जर्वेटरी है, तो वहां से जो रेखा गुजर रही है उस रेखा को क्या कह दिया गया, 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया। यानी कहा गया कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होगी, इसके पूरब और पश्चिम जो रेखाएं रहेंगी उनको पूर्वी देशांतर और पश्चिम वालों को पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना।
तो इस देशांतर को देखिए प्रधान देशांतर भी कहा जाता है, ठीक है, या प्रधान याम्योत्तर भी कहा जाता है, या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, किसी भी नाम से इसको जान सकते हैं, ठीक। पृथ्वी पर इस रेखा के ठीक पीछे 180 अंश देशांतर रेखा होती है, यानी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके ठीक पीछे यानी विपरीत दिशा में कौन सी देशांतर रेखा होगी? 180। यानी कहा जाए तो 0 डिग्री देशांतर रेखा एक है और 180 देशांतर रेखा भी, दोनों एक ही हैं, एक तरफ 0 है एक तरफ 180 है, ठीक। 0 से पूर्व दिशा में 180 अंश तक के देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहते हैं और 0 से पश्चिम दिशा में 180 अंश तक के देशांतरों को पश्चिमी देशांतर, ठीक। यानी जो जो पूरब में रहेंगे, देखिए इधर इधर क्या होगा? पूरब हो, सॉरी इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ठीक है। तो यानी जो इसके रहेंगे उनको पश्चिमी देशांतर, इधर वाले जो रहेंगे पूर्व देशांतर। पृथ्वी पर 180 अंश पूर्व एवं 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखाएं एक ही हैं, ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा भी एक ही, ठीक। यानी पूरब से जाइए तो भी वही 180 अंश मिलेगा, पश्चिम से जाइए तो भी वही, इसलिए दोनों एक ही है। उसी प्रकार 0 अंश भी क्या है? एक ही है, यानी पूरब की तरफ से आइए तो भी 0 एक ही, पश्चिम से तरफ आइए तो भी 0 एक। ये दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी की परितः एक वृत्त बनाती है, यानी जो रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं? पृथ्वी पर एक वृत्त का निर्माण करती है। जितनी रेखाएं हैं देशांतर, देखिए सब क्या करेंगे? एक वृत्त का निर्माण। यह वृत्त पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है, यानी यह अब क्या करता है? हमारी जो पृथ्वी है उसको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता। अब हम इसको देखते हैं ग्लोब के माध्यम। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम देखिए एकदम एक अच्छी आकृति के आधार पर देखते, देखिए इसको कैसे बनाया गया। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को इसमें देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया। देखिए इस तरह से जो रेखाएं खींची गई है, यानी जो क्षैतिज खींची गई है, ठीक है, वो देखिए ये क्या है? अक्षांश रेखा, यानी जो इस तरह से रेखाएं खींची गई हैं उनको कहा जाता है अक्षांश रेखा, ठीक है। और जो ऐसे ऐसे खींची गई है उनको क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा, ठीक। अब देखिए इसमें देखिए आपको क्या पता चल रहा है कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं सब यहाँ 90 अंश पर आकर मिल जा रही हैं, उसी प्रकार से नीचे भी आकर मिल जा रही है। फिर आपको देखने से पता चल रहा है जो अक्षांश रेखाएं हैं वो भी देखिए क्या है, यानी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जा रही है एक जगह, और ये जो अक्षांश रेखाएं उनकी दूरी देखिए आपस में क्या हो रही है? यहाँ देखिए बहुत लंबी है, फिर धीरे 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 एक ऐसा समय आ रहा है जो 90 अंश पर आकर बीच में एकदम कम। तो दो चीजें मैं आपको पिछली बार बता चुका हूं। अब देखिए एक चीज और है कि इन दोनों रेखाओं के बीच में, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच में और दो देशांतर रेखाओं के बीच में, यानी एक अंश के बीच में दूरी कितनी, ठीक है। तो इनके बीच में आपस में दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर लगभग, ठीक है। यानी 111 किलोमीटर के एग्जैक्ट भी नहीं हो सकता है, थोड़ा कम भी ज्यादा भी हो सकता है। तो मान के चला जाता है कि इनके बीच में जो दूरी होती है 111 किलोमीटर, यानी आपको एक अक्षांश या एक देशांतर पार करना है तो कितना चलना पड़ेगा? 111 किलो, ठीक। देखिए ये आपको एकदम एग्जैक्ट पता चल जाए। देखिए इसमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसी प्रकार से देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके स्थानों को या जो देशांतर है उनको पूर्वी देशांतर, इसके इधर वाले को पश्चिमी देशांतर। उसी प्रकार देखिए 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के उत्तर वाले स्थानों को उत्तरी और नीचे वाले स्थानों को दक्षिण। ये देखिए आपको एकदम क्लियर पता चल जाए। ये देखिए क्या है? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। ये देखिए धान याम्योत्तर, ठीक। यहाँ के जो ये चीज है इसको दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये इससे आपको एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा। देखिए इसमें सभी अक्षांश रेखाओं को दिखाया गया है और इस तरह से जो है देशांतर रेखाओं, ठीक। अब देखिए और भी देख लेते हैं इसमें। देखिए अब इसमें देखिए कि जो अपने पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं, महासागर हैं, वो किस किस अक्षांश पर, किस किस देशांतर पर स्थित।
ये देखने से पता चल जा रहा है। इसमें देखिए और भी आपको पता चल जाएगा एक बार, देखिए देखिए इसमें देखिए जो हमारे महत्वपूर्ण महाद्वीप हैं, महत्वपूर्ण महासागर हैं, उनको देखिए वो किस प्रकार से, किस अक्षांश किस देशांतर के मध्य स्थित है। देखिए उनको इस प्रकार से दिखाने का प्रयास किया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे जानते समझते हैं? ग्लोब के माध्यम से। किसी को संभव नहीं है कि कोई इसको पृथ्वी को जाके बाहर खड़ा होकर और देख ले, संभव नहीं है। तो हम लोग को इसको देखने समझने के लिए इसी प्रकार से ग्लोब का सहारा लेते हैं। अगर अंतरिक्ष से भी कोई जाके देखेगा तो अंतरिक्ष से भी इतना नजदीक से तो देख नहीं सकता है, दूर से देखेगा तो दूर से देखने पे सारी चीजें एकदम एग्जैक्ट पता नहीं चलेंगी। ठीक, आप देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध, ठीक, इसमें देखिए कुछ चीजें और भी बता देता हूं मैं आप लोग को। जैसे देखिए आप लोग देखते होंगे, जब भी मैं बता रहा था, है ना, कि 360 अंश का कोण बनता है और उसको पूरा तय करने में कितना समय लगता है? 24 घंटा। इससे कभी कभी सवाल भी आता है एग्जाम में। तो जब आप इस 360 में 24 घंटे से भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो 1 घंटे में कितना दूरी तय करती है? कितनी दूरी तय करती है? 15 अंश। ठीक है, यानी अब आप देखेंगे कि 15 अंश हम जो दूरी तय कर पा रहे हैं वो कितने देर में कर रहे हैं? 1 घंटे। तो जब आप निकालेंगे तो पता चलेगा कि 1 अंश की दूरी को तय करने में कितना समय लगता है? 4। जब इसको 60 मिनट को 15 से भाग देंगे तो आपका निकल जाएगा 1 अंश को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इसी आधार पे परीक्षा में क्वेश्चन भी आता है। इसको मैं अभी आगे आपको दिखाता हूं जब तिथि की गणना की जाती है उस। ठीक, अब आइए देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। कटिबंध का मतलब होता है जोन, यानी इंग्लिश में जोन कहा जाता है और हिंदी में कटिबंध कहा जाता है। कहने का मतलब कि तापमान के आधार पे पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों को किस आधार पे बांटा गया। तो जैसे सबसे पहले देखिए क्या होता है? उष्ण कटिबंध। ये क्या होता है? देखिए कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध काल, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। कहने का मतलब ऐसे हो गया, ये 0 डिग्री हो गई, 23.5 ऊपर, 23.5 नीचे। ठीक है, 23.5 अंश, 23.5 अंश। ठीक है, इसके बीच वाला जो ये क्षेत्र है इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। ठीक है, अभी आपको इसको मैं ग्लोब के माध्यम से दिखा दूंगा। आगे देखिए फिर शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण देखिए कहा जाता है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। देखिए ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। कोई भी गोलाकार वस्तु आप लेंगे उस पर टॉर्च आप सब सामने से जलाएंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। जो हिस्सा एकदम सामने पड़ेगा गोलाकार वस्तु का वहां प्रकाश ज्यादा दिखेगा और जो अगल बगल के हिस्से होंगे उन पर कम दिखेगा और पिछले वाले हिस्से पे एकदम नहीं दिखेगा। तो ये प्रयोग आप खुद करके देख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं 4 बताया था। 0 डिग्री महत्वपूर्ण है, भूमध्य रेखा है। उसके बाद देखिए क्या मैंने बताया था कि 23.5 अंश उत्तर, 23.5 अंश दक्षिण। उसके बाद फिर मैंने बताया था 66.5 अंश उत्तर, 66.5 अंश। यह किस चीज को बता रहा है? 23.5 और 66.5 के बीच वाले क्षेत्र। ठीक, तो इन्हें क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। फिर देखिए शीत कटिबंध,
ये क्या होता है, सब अभी आपको मैं ग्लोब के माध्यम से दिखा दे रहा हूं। ये देखिए क्या है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त यानी दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में ठंड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये जो क्षेत्र होता है इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे आप देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एकदम क्लियर हो जा रहा है, देखिए ये देखिए क्या है, उत्तरी ध्रुव है, ठीक, और ये क्या है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके बीच में देखिए क्या है, इस 0 से लेके 23.5 वाला ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, उष्णकटिबंध है। फिर देखिए 23.5 से 66.5 के बीच वाला ये देखिए क्या है, शीतोष्ण है। ठीक है, अब देखिए 66.5 से 90 के जो बीच वाला क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। ठीक, क्लियर हो गया। और उसी प्रकार देखिए दक्षिण में भी है, ये क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंध हो जाएगा 0 से 23.5। उसी प्रकार 23.5 से 66.5 के बीच वाला क्या हो जाएगा, शीतोष्ण हो जाएगा। और ये 90 से और 66.5 के बीच वाला जो है क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध। ठीक है, तो ये हम पूरी संपूर्ण पृथ्वी को 3 तापमान कटिबंधों में बांटते हैं। ठीक है, यहाँ उसी आधार पे तापमान पाया जाता है। जो उष्ण कटिबंध होता है वहां तापमान क्या रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और जो शीतोष्ण रहता है वहां थोड़ी गर्मी भी पड़ती है, थोड़ा ठंडक भी पड़ती है। और जो शीत कटिबंध होता है वहां हर समय ठंड पड़ती है। ठीक, तो इससे मतलब यही। आइए अब देखते हैं। अब देखिए देशांतर और समय, ये इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बोल रहा था। इसका निर्धारण करने के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आपको पहले से पता है कि हमारी पृथ्वी लगभग गोलाकार है, पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, इसलिए इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्योदय नहीं होता है, यानी हर स्थान पर सूर्योदय एक समय नहीं होगा। किसी एक स्थान पर सूर्योदय का समय होता है तो किसी अन्य स्थान पर दोपहर होता है, किसी तीसरे स्थान पर सूर्यास्त होता है तो किसी चौथे स्थान पर आधी रात होती है, यानी हर जगह अलग अलग तरह का समय रहता है। ठीक, अतः पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय मापन और उनकी तुलना करना एक कठिन कार्य हो जाता है। ठीक है, इस कठिनाई को दूर करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया। ठीक, और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति होती है, यानी जो गति इनकी होती है, जितने देर में एक चक्कर पूरा करते हैं उसी के आधार पर इसकी गणना की जाती है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। यानी ये जो ग्रह होते हैं, जो उपग्रह होते हैं, इनकी जो गति होती है उसके आधार पर ही किसी स्थान के समय को निर्धारित किया जा सकता है। किनके माध्यम से, देशांतर रेखाओं के। देखो स्थानीय समय, देखिए स्थानीय समय का अनुमान कैसे लगाया जाता है, सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से ये पता लगाया जा सकता है। जब आप देखेंगे दोपहर के समय में तो एक समय ऐसा रहता है कि सूर्य आपके ठीक सर के ऊपर होता है, तो जब सूर्य अपने आपके सर के ठीक ऊपर होगा तो उस समय देखिए सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय में हमारी जो परछाई होती है वो बहुत लंबी। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय दोपहर का समय है और इस समय शाम का समय। ठीक है, देखिए हम बताएंगे कि जब दोपहर में सूर्य हमारे सर के ठीक ऊपर होगा तो हमारी परछाई छोटी होगी और सूर्योदय यानी सुबह और शाम के समय बड़ी। ठीक, किसी याम्योत्तर यानी देशांतर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहां दिन के 12 बजे, यानी सबसे ऊंचाई पर दिखेगा और एकदम सीधा दिखेगा, तो वहां का समय कितना होगा, 12 बजे। पहले के जो लोग होते थे इसी आधार पर समय का पता लगाते थे, क्योंकि उस समय कोई घड़ी वगैरह नहीं होती थी। इस समय को देखिए वहां का क्या कहा जाता है, स्थानीय समय। किसी एक देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक ही होता है, यानी जो कोई देशांतर है, यदि ये कोई
वस्तु यहाँ है या कोई व्यक्ति यहाँ है, कोई यहाँ है ना, तो उस देशांतर पर जितने भी स्थान स्थित होंगे सबका समय एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है, और इसी को कहा जाता है उस स्थान का स्थानीय समय। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, आपको पता है। अतः प्रधान याम्योत्तर यानी वही 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व के याम्योत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच के समय से आगे होता है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है, तो यहां से चलेगी तो आगे बढ़ेगी, तो समय क्या होगा? आगे जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार देखिए पश्चिम के याम्योत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच के समय से पीछे होगा, यानी जो जैसे मान लीजिए यहाँ 0 डिग्री हो गई तो इसके पीछे का समय क्या है? पीछे रहेगा, और आगे जब बढ़ेगी समय आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्रीनविच रेखा से पूरब के जो स्थान होते हैं वहां का समय आगे होता है, और जो पश्चिम के स्थान होते हैं वहां का समय पीछे। ठीक, देखिए हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूम जाती है, अतः पृथ्वी की घूर्णन गति 15 अंश देशांतर प्रति घंटा है। अभी आपको पहले बता चुका हूं मैं। अतः यह प्रति 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। अब देखिए उदाहरण देख लीजिए, जैसे एक उदाहरण है कि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं। ठीक है, यानी ग्रीनविच क्या है? 0 डिग्री पर है। तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व, यानी देखिए 0 डिग्री पर ग्रीनविच है, इससे 15 डिग्री पूर्व एक कोई स्थान है, तो वहां क्या होगा? मैंने क्या बताया कि 0 डिग्री से ग्रीनविच रेखा से आगे जाने पर समय बढ़ता है, तो 15 डिग्री आगे बढ़ने पर समय क्या होगा? 15 डिग्री का मतलब कि 1 अंश में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में जब 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 60 मिनट, यानी 1 घंटे का समय आगे होगा। यानी जब कोई स्थान 15 डिग्री पूरब में है तो वहां कितना बजेगा? 1 बजेगा, यानी ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो वहां 1 बजेगा। उसी प्रकार देखिए जब ग्रीनविच में 12 बजता होगा तो 15 डिग्री पश्चिम का जो स्थान होगा, देखिए पश्चिम में कोई स्थान होगा तो वहां का समय क्या होगा? 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां क्या होगा? सुबह का 11 बज रहा होगा। इसके आधार पर देखिए क्वेश्चन जरूर आता है सीटेट में। ठीक है, तो देख लीजिए अगर ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो उसी समय 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वहां कितना समय होगा? तो आप जब 180 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 720 मिनट, और ये कितना हो जाएगा? 12 घंटे। यानी जब किसी स्थान ग्रीनविच पर दोपहर 12 होगा तो 180 पर कितना बज रहा होगा? रात को 12 घंटे का अंतर होगा। ठीक, अब देखिए मानक समय स्टैंडर्ड टाइम और एवं समय कैटेगरी, यानी टाइम जोन और स्टैंडर्ड टाइम। ये देखिए क्या होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी देश के समय को निर्धारित करना। देखिए विभिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। ठीक, यानी विभिन्न देशांतर पर जो स्थान स्थित होते हैं, अब जैसे देखिए मान लीजिए अपने देश में भारत में देख लीजिए, भारत का जो है देशांतरी विस्तार क्या है? 68.7 से 97.25 है, यानी लगभग 30 अंश है, 29 दशमलव कुछ है, लगभग 30 अंश विस्तार है। अब देखिए क्या है कि कोई स्थान यहाँ पर है 68 पर, कोई स्थान 97 पर है। अब देखिए इनमें समय में अंतर दिख रहा है हमको। अगर 30 अंश का अंतर है तो लगभग जब हम निकालेंगे तो कितने का अंतर आएगा? 2 घंटे का। तो 2 घंटे का अंतर हो जाता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। अब हमारे देश में क्या होगा कि कहीं गुजरात में अगर 4 बज रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रहा होगा, लेकिन हमारे देश में एक ही मानक तिथि रेखा है, तो समय में निर्धारित करने में बहुत समस्या है। तो उसी प्रकार से अनेक स्थान है पूरे विश्व में, तो बहुत सारी समस्याएं आती। देखिए स्थानीय समय में इस अंतर के कारण अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो ऑफिस का टाइम टेबल होता है उसमें समस्या आ जाती है, गाड़ियों को जो टाइम टेबल होता है ट्रेन का उसमें समस्या आ जाती है कि कोई स्थान है गुजरात में वहां 4 बज रहे हैं यानी अभी शाम नहीं हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रहा है अंधेरा होने वाला है। और आगे देखिए कि 6 बजे गुजरात में भी अंधेरा होने वाला है, अरुणाचल प्रदेश में रात को 8 बज रहे होंगे, तो समस्या हो जाती है। तो इसीलिए कई देशांतरों को देखिए पार करने के लिए एक उदाहरण दिया गया कि रेलगाड़ी की जैसे समय सारणी बनती है, तो उसमें देखिए इस प्रकार से कोई समस्या
न आए, इसीलिए हर देश ये क्या मान ली जाती है, प्रामाणिक समय रेखा। देखिए पार करने वाले रेलगाड़ी की जो टाइम टेबल होता है उसको बनाने में समस्या है। देखिए हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच में लगभग कितने अंश का अंतर है, 29 नहीं लगभग 30 का है। तो क्या किया जाता है कि इन दोनों के मध्य का स्थान यानी 29 के आधा करेंगे तो 14.5, ठीक है। तो 14.5 अंश पूरब और 14.5 अंश बीच, यानी बीच में एक ऐसी रेखा होगी जिसको प्रामाणिक मान लिया जाएगा और उसी के आधार पर दोनों स्थानों के समय को गणना किया जाता है। देखिए लगभग 2 घंटे का अंतर होता है इनके बीच में। तो इसीलिए हमको इस समस्या को दूर करने के लिए एक केंद्रीय या मानक समय रेखा मानी जाती है, ठीक है। देख लीजिए, और इस मानक समय रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का मानक समय माना जाता है। इसी के आधार पे पूरे देश को समय के आधार पे बांटा जाता है। अब देखिए हमारे देश में जो मानक समय रेखा वो कितनी है, 82.5 अंश पूर्वी दिशा, ठीक। इसी को पूरे देश की प्रामाणिक समय रेखा माना जाता है। भारतीय मानक समय रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या स्थानीय समय कहा जाता है, IST। अब देखिए भारतीय मानक समय यानी 82.5 अंश पूर्वी देशांतर ग्रीनविच से कितना है, 5.5 घंटा। जैसे आप देखेंगे कि 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच है और 82.5 अंश पूर्व हमारे देश की प्रामाणिक समय रेखा है। तो जब आप 0 से 82.5 अंश को गुणा करेंगे 4 से, तो आपका कितना आएगा, 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब होगा 5.5 घंटा हमारे देश का समय ग्रीनविच से आगे है। देखिए तो कहा जाता है कि जब ग्रीनविच रेखा पर 12 बजेंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि लंदन में 5 बज रहा है, तो भारत में कितना बज रहा होगा, तो 5.5 घंटा उसमें जोड़ देंगे। क्या कहेंगे कि अपने देश में 5.5 बज रहा। अब ये देखना होगा कि दिन में बज रहा है कि रात में। यदि कहा जाए रात के 12 बज रहे हैं तो अपने देश में क्या होगा, सुबह 5:30 बज रहा होगा। और कहा जाए कि दोपहर में 12 बज रहा है लंदन में, तो अपने यहाँ क्या होगा, शाम को 5:30, ठीक। फिर देखिए पूरे विश्व को इसी प्रकार मानक समय के आधार पर समय कटिबंधों में बांटा गया, यानी पूरे विश्व को इसी आधार पर मानक समय कटिबंधों में बांट दिया गया है। और संपूर्ण विश्व को देखिए 30 मिनट की समयावधि अथवा 7.5 अंश देशांतरीय विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांटा जाता है। यानी 30 मिनट का अंतर होना चाहिए और लगभग उनके बीच का जो देशांतरीय विस्तार क्या होगा, 7.5 अंश होना चाहिए। उसके बीच में एक समय प्रामाणिक समय होता है, ठीक। अतः कोई भी देश 30 मिनट के गुणक के अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित करता है, ठीक। यानी 30 मिनट का डिफरेंस होता है अलग अलग देशों के मानक समयों में। जैसे देखिए उदाहरण देख लीजिए कि अपना भारत और श्रीलंका का मानक समय क्या है, ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि पाकिस्तान एवं बांग्लादेश का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से क्रमशः क्या होगा, 5 घंटा होगा और उसका क्या होगा, 6 घंटा। यानी देखिए पाकिस्तान अपने देश से पश्चिम में है तो आधा घंटा उसका मानक समय पीछे है, और बांग्लादेश अपने देश से पूरब में है तो उसका समय अपने देश से आधा घंटा आगे। तो इसी प्रकार से दुनिया में सभी देशों का, ठीक। कभी कभी क्या होता है, जब बहुत अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों के मानक समय में अनेक कटिबंध बनाए। अब जैसे देखिए बहुत से ऐसे देश है जिनका देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है, जैसे USA, रूस। तो इन सब देशों में एक से अधिक मानक समय होता है। जैसे कनाडा, इसका देखिए क्या है, क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तो यहाँ एक मानक समय रेखा से काम नहीं चल पाता है, तो इसके लिए कई मानक रेखाएं होती है। जैसे देखिए कनाडा में क्या है, 6 मानक समय रेखा है और रूस में 11 मानक समय। तो आप लोग एक बार गूगल में सर्च करिएगा, देखिएगा कि अमेरिका में कितनी मानक समय रेखा है, ठीक। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट टाइम, ये क्या हो। देखिए आप लोग जानते हैं कि किसी भी स्थान पर पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा
करके पहुंचा जा सकता है, यानी आप पश्चिम जा सकते हैं या पूरब जा सकते हैं, और उस स्थान पे चाहे इधर से जाएं, जैसे मान लीजिए ग्लोब पर आपको किसी स्थान पर जाना है, यहाँ जाना, तो इधर से आएंगे तो भी आ सकते हैं, इधर से आएंगे तो भी आ सकते हैं, वही चीज बताया। तो देखिए ग्लोब पर 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही होती है, मैं आप लोग को बता चुका हूं। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर चलें तो क्या होगा, 180 में 4 का गुणा करेंगे तो 720 मिनट यानी 12 घंटे लगेंगे, और वहां का समय क्या होगा, 12 घंटे आगे दिखेगा। जब उसी प्रकार से हम पश्चिमी दिशा की तरफ चलेंगे तो समय क्या हो जाएगा, 12 घंटे पीछे हो जाएगा। देखिए 12 घंटे कम हो जाएगा यानी पीछे हो जाएगा। तो देशांतर रेखाओं के आधार पर देखिए क्या होगा कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर होते हुए 180 अंश पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने पर 24 घंटे का अंतर आता है। कहने का मतलब कि जब 0 से यहाँ 0 है, यहाँ 180 अंश तक हम जब जाएंगे पूर्व से पश्चिम की तरफ यात्रा करते हुए तो कितने अंतर आएगा, 24, 12 घंटे इधर और 12 घंटे इधर, तो टोटल कितना आएगा, 24 घंटे। ठीक है, वही चीज यहां बताई जाए, यानी एक दिन का अंतर आ जाता है। देखिए इसीलिए पूर्व या पश्चिम की ओर 180 अंश देशांतर को पार करने पर एक दिन घट या बढ़ जाता है। यानी आप पश्चिम से 180 अंश से चलेंगे और फिर जाके वहां 180 अंश पहुंचेंगे तो आपको देखिए क्या होगा कि यहां से 180 से 0 आने पर 180 यानी 720 मिनट, और यहां भी फिर 0 से 180 तक पहुंचने में 720 मिनट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 12 24 घंटे। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 180 देशांतर रेखा के सहारे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई, यानी एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानी गई है जो इस समस्या को दूर करती है। देखिए कहा जाता है जहां कोई देश या भूखंड 180 अंश देशांतर के दोनों ओर फैला है, यानी कुछ ऐसे भी देश हैं जो 180 अंश जो देशांतर रेखा है उसके पूरब में भी है पश्चिम में भी है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देखिए क्या है, जापान में, तो वहां अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ दिया गया, यानी जब कहीं स्थलीय भाग पड़ता है तो वहां समय निर्धारित करने में समस्या आ सकती है, तो क्या किया जाता है कि अच्छा जो देशांतर रेखा तो ऐसे सीधे न ले जाकर उसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके मोड़ दिया जाता है, यानी वहां से न गुजरे, यहाँ वहां से गुजरेगी तो समय में गड़बड़ी हो जाएगी, समय गणना करने। तो इसीलिए देखिए क्या कहा जाता है कि इस रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करने पर एक दिन कम हो जाता है और पूरब से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो यह समस्या देखिए कहां होती है, जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाला एक जहाज इस रेखा को सोमवार सायं 5 बजे पार करता है तो दूसरी ओर रविवार का सायं 5 बजे माना जाता है। अब देखिए कोई जहाज जा रहा है जापान से अमेरिका, खाली इस रेखा को पार करने पर ही वहां का समय बदल जा रहा है, यह शाम को 5 बजे पार कर रहा है शनिवार को, तो वहां शाम को 5 बज रहा है रविवार। उसके विपरीत देखिए यदि रविवार को सायं 5 बजे संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान की ओर आता हुआ इस रेखा को पार करता है तो इस ओर सोमवार को सायं 5 बजे का समय माना जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक, यानी संपूर्ण पृथ्वी को एक एक घंटे के आधार पर 24 समय क्षेत्रों में बांट दिया गया है और प्रत्येक समय क्षेत्र को पार करने में कितना देशांतर लगता है, 15 देशांतर। आपको मैंने बताया कि 15 देशांतर को पार करने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक, अब देखिए ये बता चुका हूं मैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के बाईं ओर पश्चिमी देशांतर और दाईं ओर पूर्वी देशांतर होता है, जबकि 180 अंश देशांतर रेखा के बाईं ओर पूर्वी देशांतर और दाईं ओर पश्चिमी देशांतर। ठीक, इसके दाईं ओर पूर्वी देशांतर हो जाता है 180 के और इसके दाईं ओर पश्चिमी देशांतर। अब हमको निर्धारित करना होता है कि हम किसके सापेक्ष देखना चाहते हैं, 0 डिग्री देशांतर के आधार पर कि 180 देशांतर के आधार। देखिए 180 देशांतर रेखा के बाईं ओर
यानी पश्चिम दिशा में जाने पर, यानी इधर जाने पर 1 दिन जोड़ना पड़ता है, जबकि दाईं ओर अगर जाएंगे तो 1 दिन घटाना पड़ेगा। यानी जो 180 देशांतर रेखा है, जैसे मान लीजिए ये है, तो इसके इधर जाएंगे तो 1 दिन क्या करना पड़ता है, हमको घटा देना पड़ता है, और इधर जब जाएंगे तो 1 दिन जोड़ देना। ठीक, और उल्टा जब यही 0 डिग्री रहेगी तो इधर जाएंगे तो समय जोड़ेंगे, इधर जाएंगे तो घटाएंगे। अब देखिए विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? धरातल पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के बीच जो शून्य अक्षांश है उसी को क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त। कर्क वृत्त देखिए इसको क्या कहा जाता है? यानी उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त और 23 अंश कोणीय दूरी पर खींचा गया, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। जैसे ये जो है ये कर्क वृत्त है, यहाँ नहीं, यानी यहां से जो बीच की दूरी है ये कर्क वृत्त है, यहां से जो दूरी है वो मकर वृत्त है। यानी भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच की दूरी को मकर वृत्त, और भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच की दूरी को कर्क वृत्त कहा जाता है। देखिए उसी प्रकार से देखिए आर्कटिक वृत्त किसे कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66 अंश खींचा गया, यानी ऊपर मैंने आप लोग को दिखाया था, यहां से जो 66.5 है और यहाँ 66.5, तो इसी को देखिए इसको कहा जाता है कि विषुवत वृत्त उत्तरी और विषुवत वृत्त दक्षिणी, 6.5। इसको अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है, यानी यहाँ जो अंटार्कटिका है उधर क्या है? साइबेरिया है, उत्तरी गोलार्ध है, ये सब क्या है? काल्पनिक वृत्त है। ठीक है, ये सारी चीजें आज की क्लास में आप लोगों ने अध्ययन किया। अब आप लोग देखिएगा कि इससे क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जाते हैं, यहीं तक पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन हल करने में आसानी हो जाएगी। यानी अभी भूगोल का आपने 5-6 क्लास किया है और इसके आधार पे आप देखिए कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए, इतने धैर्य पूर्वक इस क्लास को देखने के लिए, समझने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। गुड नाइट।